वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कल हम लोगों ने मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। ठीक है ना। इस मंगलाचरण का सरलार्थ हम लोगों ने समझा और अन्वय भी साथ में समझा, और इसके साथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ का नाम है उसमें भी हमने समास और तदर्थ सब पदों का अर्थ जाना। ठीक, ये सब बातें कल हुई थी ना जी। इसमें हम लोगों ने ये मंगलाचरण जो आया वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी था, उसमें व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति वैयाकरणाः कहा था। ठीक, और सिद्धांत किसको कहते थे? सिद्धांत किसको कहते हैं? ठीक है ना, ये सिद्धांत है। उहापोह, उहपोह मत करिए, उहापोह, उहा और अपोह, उहापोह कृत निश्चित विचार। ठीक है ना। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः, दोनों तरफ से बताया था, आप लोग समझ के रखिएगा। वैयाकरणानां सिद्धांताः इति वैयाकरण सिद्धांताः और तेषां कौमुदी, तेषां मतलब सिद्धांतानां कौमुदी इति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष समास किया दोनों पदों। ठीक है ना। ये कल बातें हुई। और मुनित्रयम का ये जो मंगलाचरण, इसका अन्वय भी आप लोगों ने जाना। विनीत बोलेगा क्या अन्वय हुआ इसका, पूरा बोलो अन्वय। मया मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। हाँ, बहुत अच्छा, इसी तरह। ठीक है ना, सही कहे, सही है ना। किसी को कोई वो संदेह हो, मतलब समस्या हो कि अरे गलत बोला, तो आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी मेरा मान लीजिए ध्यान नहीं है, वो कुछ गलत बोल दिया, आप लोग टोक सकते हैं, सब बड़े है ना। और छोटा भी टोक सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। गलत बोले हैं तो सब कह सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। तो मुनित्रयम नमस्कार, ये अन्वय हो गया। ठीक, इसमें मया हमने अध्याहार किया है कर्तृवाचक पद का, है ना। कर्ता का अध्याहार किया कि नहीं किया? मया विरच्यते। ठीक है ना। मया चूंकि पूरे श्लोक में कहीं लिखा नहीं था, तो अध्याहार किया है मया का। अब मया में मया किस शब्द से बना हुआ है? अस्मत् शब्द से। कौन सी विभक्ति में बना है विनीत? तृतीया, है ना। कौन शब्द से बना है यश? तृतीया विभक्ति अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द से बना है। ठीक है ना। अस्मत् शब्द से, जैसे अहम बनता है ना एक वचन, अहम, आवाम, वयम, फिर आवाम नौ, अस्मान नह, मया। बस ये तृतीय एक वचन का है। ठीक है ना। सब लोगों को ये शब्द याद होना चाहिए भाई, है ना। अब ये सब बातें बताने के लिए नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि किसी को याद नहीं है तो याद होना चाहिए। कल किसी को भी पूछूंगा, है ना। ये सब याद रखिए। तो ये मया तृतीय एक वचन का रूप है, अस्मत् शब्द से बना है। अब देखिए, एक में दृष्टांत आपको बता के फिर इधर आता हूँ। जैसे घट पद है, क्या है? घट पद है, घट। ठीक है ना। घट किसको कहते हैं? घड़े को कहते हैं ना। तो घट पद का बोध्य अर्थ क्या है? घट पद से बोध्य अर्थ क्या है? एक देखिए, पद होता है, एक अर्थ होता है। पद मतलब समझ रहे हैं ना, शब्द। तो एक पद होता है, एक शब्द होता है, तो पद का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है ना। तो पद जो है, पद मतलब किसको कहेंगे? जो घट, घकार, अकार, टकार, अकार को मिलके जो आप उच्चारण कर रहे हैं, है ना, वही क्या है? घट। वो पद है। क्या है? पद है, मतलब शब्द कहिए, कोई बात नहीं। उसका अर्थ क्या है पूछा जाए तो क्या कहेंगे? घट शब्द जो है, घट जो पद है, उसका अर्थ क्या है?
कंबुग्रीवादी। हाँ, तो घड़ा, ठीक है ना, जो आपके सामने कहीं पर पड़ा होगा, तो वो जो उसी को अर्थ कहेंगे, ठीक है ना, उसी को पदार्थ कहते हैं। पद का जो अर्थ होता है वही पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो अब आपको यदि पूछा जाए घट पद से, घट कहने से किसका बोध होता है, तो आप क्या कहेंगे? घड़े का बोध होता है, ठीक है ना। उसी को कहते हैं कंबुग्रीवादी मत का बोध होता है। उसकी कंबू जैसी ग्रीवा रहती है ना, है ना, उसकी ग्रीवा मतलब वो जो होता है ना गले के आकार, वो कंबू जैसा रहता है ना। कंबू किसको कहते हैं, पता है किसी को? नहीं पता। किसको कहते हैं करण? कंबू किसको कहते हैं? बहुत बार बोलते रहते हैं कंबू ग्रीवा, कंबू है। गला तो ग्रीवा होता है। बोलो। कंबू यानी बगला। बगला कंबू मतलब बगला। अच्छा, और लोग बोलो। मतलब कंबू मतलब उधर पेट हैं? विरल जी, कंबू मतलब उधर पेट। हाँ, अरे कंबू कहते हैं शंख को। शंख को कंबू शंख। ठीक है। किसको कहते हैं आप लोग बताइए, क्या कर रहे हैं सब लोग? मुझे तो नहीं पता। हैं? नहीं पता। चलिए, कंबू मतलब शंख, और भी अर्थ हो सकते हैं, मुझे कोई वो आपत्ति नहीं है किसी के साथ। लेकिन देखिए, कंबू मतलब शंख अर्थ प्रसिद्ध है, आप लोग कैसे मतलब नहीं जानेंगे इसको। चलिए, तो घटपद से बोध्य अर्थ क्या है आपका? तो घटपद से बोध्य अर्थ है घड़ा, ठीक है ना, सरल से समझिए, है कि नहीं है। मतलब घटपद की शक्ति किस अर्थ में है, ऐसा पूछा जाए ना, घटपद की शक्ति किस अर्थ में है, तो किस में है? घड़े में, है ना। घटपद की शक्ति मतलब उससे ऐसा, उसका तात्पर्य यही समझे कि घटपद का बोध्य अर्थ क्या है, ठीक है ना। अभी चूंकि आपको शक्ति वक्ति किसी को पता होगा नहीं पता होगा, तर्क संग्रह थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो शक्ति जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। तो इतना अर्थ समझिए कि जैसे मैं प्रश्न पूछूं घटपद की शक्ति कहाँ है, मतलब उसका प्रश्न का क्या तात्पर्य है, घटपद से किसका बोध होता है, यही तात्पर्य है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ विनीत पद की शक्ति कहाँ है, किस अर्थ में है? विनीत पद की शक्ति किस अर्थ में है? ये जो उसका मांस पिंड जो दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है, अभी सब लोग बातें ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो वहाँ पढ़ते होंगे, तो वो जो मांस पिंड है, 2 हाथ वाला कोई लड़का है ना, तो उसी लड़के में उसकी शक्ति है, ठीक है ना। वही विनीत पद का बोध्य अर्थ है, वही विनीत शब्द से बोध्य होता है, जाना जाता है, ठीक है ना। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह शक्ति शक्ति, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा तर्क संग्रह पढ़ोगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी सरल रूप से समझो कि घटपद से बोध्य अर्थ क्या है, घटपद की शक्ति किस में है, तो ये मांस पिंड जो है, 2 हाथ वाला जो कोई एक पिंड है ना बड़ा सा, उसमें है, ठीक है ना। अब दूसरा मैं कहूँ आपको, उसी तरह अस्मत् पद की शक्ति कहाँ है? अस्मत् शब्द है ना, अस्मत् भी शब्द है ना, जैसे आपने कहा अस्मत् से तृतीय विभक्ति करने पर मया बना, वो अस्मत् पद की शक्ति किसमें है? मतलब अस्मत् पद का बोध्य अर्थ क्या है? रुकिए, अभी कोई मत बोलिए, पहले मेरी बात समझ लीजिए फिर उत्तर दीजिए जब पूछा जाए तो, है ना। अभी अर्थ प्रश्न तो समझिए क्या कह रहा। तो अस्मत् पद की शक्ति किसमें है, उसका मतलब क्या है? अस्मत् पद से बोध्य कौन होता है? अस्मत् शब्द का अर्थ क्या होता है ना। कोई पूछेगा यदि अस्मत् शब्द का बोध्य अर्थ कौन है, तो क्या कहोगे? बताओ बताओ, यस बताओ। मैं हम या अस्मत् शब्द का अर्थ? मैं स्वयं। और दूसरे लोग? किशन,
तो उसकी सब विभक्ति ऐसा तो आए अस्मत् शब्द का अर्थ क्या है? अस्मत् शब्द की शक्ति कहाँ? प्रश्न समझ में आया सब लोगों को? जी 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 हाँ जी। तो आप देखिए वही बता रहा हूँ, अस्मत् शब्द की शक्ति कहाँ पर है, मतलब किस अर्थ में है? तो कहा गया कि उच्चारयितरी, लिख लीजिए सब लोग, उच्चारयितरी। क्या लिखेंगे? उच्चारयिता शब्द होता है ना, उच्चारयिता, उसकी सप्तमी में क्या बनता है? उच्चारयितरी। जैसे पिता का पितरी बनता है ना सप्तमी में, उसी तरह उच्चारयिता शब्द है। तो उच्चारयिता के सप्तमी में क्या रूप बनेगा? उच्चारयितरी। अस्मत् पदस्य अस्मत् शब्दस्य शक्ति ही, इतना लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अस्मत् शब्द की शक्ति कहाँ है? तो उच्चारयितरी, जो उच्चारण कर रहा है, उच्चारयिता में मतलब उच्चारयिता मतलब उच्चारण जो कर रहा है। मया विरच्यते, ऐसा किसने बोला है? ऐसा कौन कह रहा है? भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं ना। मया मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम् विरच्यते। मया विरच्यते मतलब मैं रचना कर रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहे हैं? भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं ना। तो उच्चारयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित है ना। तो भट्टोजी दीक्षित में ही अस्मत् पद की शक्ति है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कहूँ, दृष्टांत के दूसरा दृष्टांत, अहम ग्रामम गच्छामि, मैंने कहा, मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो अहम शब्द आया है ना, वो भी अस्मत् शब्द के प्रथमा एक वचन में बना है, तो उसमें भी अस्मत् शब्द है कि नहीं है? तो ये जो मैंने अभी बोला अहम ग्रामम गच्छामि, ये तो वाक्य घटक, इस वाक्य में जो अहम शब्द अस्मत् शब्द है उसकी शक्ति किसमें है? विनीत बताओ। हाँ, किसमें है? हाँ, जो भी उच्चारयिता होगा, ठीक है ना, जो भी उच्चारयिता होगा उसी में अस्मत् शब्द की शक्ति होगी। बात समझ में आई? ठीक हुआ ना। तो भार्गव समझ में आया तुम्हारा प्रश्न का कुछ उत्तर? जी समझ में आ गया। हाँ, तो अस्मत् शब्द की शक्ति है उच्चारयिता में, मतलब जो उच्चारण करता में, उच्चारण करतरी, ठीक है ना। तो उच्चारण करता जो है उसमें अस्मत् पद की शक्ति है। मतलब अस्मत् पद से बोध्य अर्थ कौन होता है? जो उच्चारयिता होता है वही क्या होता है? उसका बोध्य अर्थ होता है, ठीक है ना। तो तत्त भिन्न रहेंगे, जो उच्चारण करेगा उसका रहेगा। अब यदि करण ऐसा कहे कि हम खादामी, तो वहाँ अस्मत् शब्द का थोड़ी भट्टोजी दीक्षित होगा, है ना? नहीं होगा ना। कौन होगा? कौन होगा? करण होगा, ठीक है ना। तो बस इसी तरह, तो जो उच्चारण करेंगे उस अर्थ में ही शक्ति रहेगी अस्मत् शब्द की, ठीक है ना। तो प्रकृत जो विरच्यते वाला मंगल है, किसने कहा है? हम लोग तो अनुच्चारण कर रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं। वस्तुतः वो कौन बोले हैं? अभी सरल रूप से समझा रहा हूँ, समझिए। भट्टोजी दीक्षित बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो भट्टोजी दीक्षित जब वो बोल रहे हैं तो वहाँ पर जो मया शब्द आया वो अस्मत् शब्द का अर्थ क्या होगा? भट्टोजी दीक्षित, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मया बराबर भट्टोजी दीक्षित है ना, ऐसा कह देते हैं ना। हाँ, तृतीया तो उसमें भी थी, इसमें भी लगा दी हमने। केवल अस्मत् का भट्टोजी दीक्षित कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि अस्मत् शब्द की शक्ति किसमें होती है? हाँ, उच्चारयिता में होती है। समझ में आया ना? चलिए इसी तरह समझते चलिए, बहुत अच्छे, थोड़े समय में बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अस्मत् शब्दस्य कुत्र शक्ति ही? उच्चारयितरी, ठीक है ना। संस्कृत बोलना अभ्यास करिए। उच्चारयितरी अस्मत् पदस्य शक्ति, अस्मत् शब्दस्य शक्ति ही, हो गया ना। ये है। फिर एक और साथ लगे, आज समझ लीजिए एक और बात, युष्मत् शब्द भी होता है ना। अब प्रसंग आया तो बता देना जरूरी है। युष्मत् शब्द भी होता है, तो युष्मत् शब्द की शक्ति कहाँ होती है? ये भी प्रश्न होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं कहता हूँ
त्वम पठ, कि भाई तुम पढ़ो, ऐसा कहते हैं ना। तो वहां पर भी युष्मत शब्द से बना है ना त्वम, प्रथमा एक वचन में। जी हाँ वो युष्मत शब्द है, उसकी शक्ति कहाँ पर होती है, ये कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे, बताइए। जिनको कह रहे हैं हाँ, ये सब तो सही है, जिनको कहे, लेकिन इसको और परिष्कृत भाषा में कहना हो कि भाई किस, जैसे हमने अभी कहा, आप लोग कह रहे थे, कोई कोई सही भी बोल रहा था कि जो कह रहा है उसमें अहम अस्मत् पद की शक्ति, उस तरह ये भी कुछ सही अर्थ आ रहा है। लेकिन यदि कुछ परिष्कृत भाषा में बोलना हो, कैसे समझाए सामने वाले को भाई कि युष्मत् शब्द की शक्ति किसमें है, जिसको कह रहे हैं, ये सब बताएंगे तो वो तो घबरा जाएगा, किसको कह रहे हैं भाई, ये सब दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, तो देखिए, स्वसंबोध्य शक्ति ही, क्या कहेंगे, युष्मत् पदस्य स्वसंबोध्य, अपना जो संबोध्य होता है, जैसे मैं तुमको कह रहा हूँ तो तुम संबोध्य हो गए, मैं तुमको ही संबोधन करके कह रहा हूँ ना कि भाई तुम पढ़ो, ठीक है ना। तो स्व का जो संबोध्य होता है, संबोध्य मतलब जिसको संबोधन करके आप कह रहे, तो वही बात आई ना, जिसको कह रहे हैं उसमें शक्ति होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग समझ के रखेंगे, जैसे मैं कहूँ यूयम पठन्तु, ठीक है ना, यूयम पठन्तु बनेगा ना, यूयम पठन्तु बनेगा, गधे सब नहीं बनेगा, तो फिर क्या बनेगा, यूयम आए पठामह, राम राम राम, वयम पठामह बनता है, यूयम क्या, हाँ, पठसी पठतः पठत, पठत रहेगा ना, यूयम पठत ऐसा बनेगा ना, हाँ पठत, विसर्ग को भी मत बोलिए, ठीक है ना। यूयम पठत, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत, ऐसा बनता है ना। तो मैं जैसे कहूँ यूयम पठत, मतलब आप सब लोग पढ़िए, ऐसा कहा मैंने। यहाँ युष्मत् शब्द था, उसका बोध, उसकी शक्ति किसमें थी, संबोधन, स्वसंबोध्य, ठीक है ना, कर रहा है वो। मेरा जो संबोध्य है, मैं किसको संबोधन करके कह रहा हूँ, यूयम पठत, आप सबको संबोधन करके कह रहा हूँ ना। तो संबोध्य कौन हुआ, आप सब लोग हुए कि नहीं हुए, तो आप सब में शक्ति थी, युष्मत् शब्द की शक्ति किसमें थी, आप सब में थी, जब मैंने आपको संबोधन करके कहा तब, ठीक है ना। जैसे मेरे सामने कोई बैठा, मैं उनको कहूँ तुम पठ, तो युष्मत् शब्द की शक्ति, युष्मत् शब्द का अर्थ कौन होगा, वो सामने में जिसको संबोधन करके कह रहा हूँ वो होगा ना, ठीक। तो बात समझ में आई, युष्मत् पद की शक्ति किसमें है, तो संबोध्य युष्मत् शब्द से शक्ति ही, क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है ना। क्या किशन अस्मत् पदस्य शक्ति कुत्र, अस्मत् पदस्य, अस्मत् शब्दस्य उच्चारयिता में, उच्चारयितरी ऐसा बोलो ना, ताकि अभ्यास हो सप्तमी बोलने का, है ना। यस, युष्मत् शब्द की कहाँ शक्ति है, युष्मत् शब्द से शक्ति ही स्वसंबोध्य, हाँ स्वसंबोध्य, अपना जो संबोध्य होता है उसमें शक्ति होती है, मतलब जिसको संबोधन करके आप कह रहे हैं उसमें शक्ति होती है। तो ये सरल सरल रूप से मैंने आपके 2-3 बातें बताई है ना, इसमें और परिष्कार होता रहता है, तो वो तो चलता रहेगा, उसको खत्म होना नहीं है, लेकिन आप लोग इतना समझ के रखेंगे तो काम आएगा कभी भी, ठीक है ना। चलिए, इसमें और फिर शास्त्र चलता है तो बहुत सारे चीजें विचार होती है, लेकिन सामान्यतः आपको इतना याद रखना है, अस्मत् शब्द की शक्ति उच्चारयितरी होती है, और अस्मत् युष्मत् शब्द की शक्ति ही स्वसंबोध्य में होती है, ठीक हुआ ना, समझ में आया भी नहीं जी। चलिए, दर्शन समझ रहे हो ना, हाँ समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपका मया का हो गया। अब मया का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइए। अस्मत् शब्द है, उसके बाद तृतीय विभक्ति है, तो अस्मत् शब्द का अर्थ यहाँ क्या होगा, दीक्षित कौन होगा भाई, मया विरच्यते कौन कह रहा है, कौन उच्चारिता है, भट्टो जी दीक्षित है ना। तो भट्टो जी दीक्षित जब है तो अस्मत् शब्द का अर्थ क्या होगा, भट्टो जी दीक्षित होगा ना। तो मया का अर्थ क्या हो जाएगा, मया बराबर क्या लिखेंगे,
हाँ भट्टोजी दीक्षित है ना, दीर्घ होता है, थोड़ा सही से बोलने का प्रयास करिए, उच्चारण गलत करते हैं सब लोग। भट्टोजी दीक्षित है ना, ठीक हुआ। ये आपका क्या हो गया, मया का अर्थ हो गया। भार्गव समझ में आया अब, ये अभी भी कुछ पूछना है मया में, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको सरल रूप से बता दिया, ये हो गया। अब मया मुनित्रयम नमस्कृत्य ये था, है ना। अब मुनित्रयम को समझिए पहले, अभी रुकिए, उसके पहले एक बात और समझ लेते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण क्यों किया गया है ना। प्रश्न होगा ना कि भाई आप सीधा अयुण ऋलृक लिखना चालू किए होते, अब ये मंगलाचरण की क्या जरूरत थी। कोई पूछेगा आप लोगों को मुनित्रयम नमस्कृत्य की, क्या आपको क्या करना था भाई, व्याकरण मतलब समझाना था ना, पढ़ाना था आप लोगों को, विद्यार्थियों को, तो सीधा अयुण ऋलृक से चालू करिए ना, ये मंगलाचरण से क्या होना है। कोई पूछेगा तो किस लिए है, बताओ क्या उत्तर दोगे किशन। किशन बिगल जी, हाँ जी। तो वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी आए, बुला रहे, 1 मिनट प्रणाम करिए। अच्छा ठीक ठीक, जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मेरा फोन चालू रखिए, मैं आऊँ। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये आपका हुआ ना, आप लोग समझिए। किशन क्या पूछा प्रश्न, ये मंगलाचरण क्यों किया गया। ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्ति हो इसलिए। हाँ ठीक है ना। तो ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति हो जाए, है ना, मतलब विघ्न रहित समाप्ति हो जाए, ठीक है ना, कोई विघ्न ना आए, विघ्न का नाश हो जाए और हमारा ग्रंथ पूर्ण हो जाए। क्योंकि मंगलाचरण न करने पर देखा गया है ना कि मतलब खत्म नहीं हो पाता है। क्योंकि विघ्न यदि आपके बने हुए हैं, मान लीजिए आपके पाप है, तो वो पाप क्या करते हैं, आपको रोकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप कोई मकान बनाना चालू किए, ठीक है ना, तो लोग ऐसा कहते हैं ना, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, अरे मकान बन ही नहीं रहा है, चालू किया उससे ऐसे ही पड़ा है, काम हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। क्यों नहीं बन पा रहा है भाई, क्योंकि उसके पाप वहां पर खड़े हुए हैं, है ना, उसका विघ्न वहां पर बना हुआ है, वो उसको काम नहीं करने दे रहा है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो जब मंगलाचरण करेंगे तो उससे होगा क्या, वो विघ्न नष्ट हो जाएगा, वो पाप नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब वो नष्ट हो जाएगा तो आपका काम पूर्ण हो जाएगा, सीधी बात है, कोई बाधक नहीं रहेगा। हुआ कि नहीं हुआ। तो मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है कि ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए, ठीक है ना, निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए, ठीक है ना। भैया इसको अगर संस्कृत में कहे ना हो, किसको ये विघ्न ना हो, और निर्विघ्न परिसमाप्तये मंगलम क्रियते, ठीक है ना, निर्विघ्न परिसमाप्तये, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, ठीक है ना। तो चलिए वो कुछ बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए क्या करना होता है, मंगल किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है, ठीक है ना। ये तो मंगला। अब बात ये आएगी, जब मंगलाचरण आप करना चाहिए, ठीक है, निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, ठीक है ना, तो ग्रंथ के बाहर ही कर देना था ना, मतलब अयुण ऋलृक इसको लिखना था, उसके पहले बाहर हाथ जोड़ के कर लिए होते, अपने मन में ही कर लिए होते। इसमें लिखने की क्या जरूरत थी भाई। अब आपने लिखा इसीलिए तो हम लोगों को 5-10 दिन इसमें जाएगा ना मुनित्रयम में। यदि नहीं लिखा होता तो हम अयुण ऋलृक पढ़ना चालू कर देते ना, सीधे व्याकरण में प्रवेश हो जाता है ना। और आपने मुनित्रयम लिख दिया, फालतू में 10 दिन इसमें बिगड़ेंगे, है ना, सब विचार करेंगे। वो ऐसा कह सकता है कि नहीं कह सकता है। क्यों लिख दिया भाई, ग्रंथ में मंगलाचरण करना चाहिए, चलिए हमने माना, तो वो तो हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं, लिखना जरूरी रहता है क्या। तो हाथ जोड़ के कर दिए होते बाहर, ग्रंथात बहिरेव मंगलम कर्तव्यम। क्यों भाई, ग्रंथ में मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है, ग्रंथात बहिरेव कर्तव्यम, ग्रंथ से बाहर ही कर दिए होते, हाथ पैर जोड़ के अरे साष्टांग दंडवत करके कर दिए होते, हमें क्या मतलब, ठीक है ना। एक आक्षेप कोई करे तो क्या उत्तर देंगे, तो उत्तर उनको ये देंगे कि इसमें ग्रंथ में मंगलाचरण, उसमें ग्रंथ में लिखने का मतलब ये है कि शिष्य को शिक्षा मिले, क्या है,
शिष्य को शिक्षा मिले कि भाई ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए सब आचार्य लोग ग्रंथ से बाहर ही मंगलाचरण कर दिए होते तो हम लोगों को पता चलता कि भाई ग्रंथ में मंगलाचरण भी करना होता है, ऐसा हम लोगों को पता चलता है? नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि हम लोगों को कहीं मान लीजिए मंगल पढ़ा ही ना हो, मतलब सब लोग बाहर कर दिए हो, तो हम लोग कैसे जानते कि भाई ग्रंथ के पहले मंगल भी किया जाता है ना। तो हम लोग तो नहीं जान पाते ना, इसीलिए कि भाई शिष्य को शिक्षा मिले कि मंगलम कर्तव्यम, ऐसी क्या मिले, शिक्षा मिले, इनको भी ज्ञान हो कि भाई ग्रंथ से पहले मंगल किया जाता है। तो शिष्य भी कभी ग्रंथ लिखेगा, विद्वान हो जाएगा, तो जब ग्रंथ लिखेगा तो वो भी मंगलाचरण करेगा ना, जब उसको शिक्षा मिली होगी तो, ठीक है ना। इसलिए क्या किया जाता है, शिष्य शिक्षा के लिए ग्रंथ में मंगलाचरण लिखा जाता है, वरना मंगलाचरण तो बाहर भी कर लेते, उनका काम तो हो ही जाता। ऐसा तो नहीं है कि ग्रंथ में लिखते तभी विघ्न का नाश होता, वो तो केवल भगवत नामोच्चारण करने से ही नाश हो जाता, वो तो बाहर भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ग्रंथ में लिखा। तो ग्रंथ में लिखने का यही प्रयोजन है कि शिष्य को शिक्षा मिले। शिष्या अपि एवं कुर्युः, क्या शिष्या अपि एवं कुर्युः, मतलब शिष्य लोग भी ऐसा करे, मतलब ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करे, ऐसी शिष्य को शिक्षा मिले, इसलिए ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है। ठीक हुआ? हाँ। दोनों प्रश्न समझ में आए। पहले तो मंगलाचरण क्यों किया गया, तो उसका जो ये भाई साहब ने याद वो बताया कि निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम मंगलम कृतम, ठीक है ना जी। फिर प्रश्न आया कि जब निर्विघ्न परिसमाप्ति भी करनी थी तो वो तो बाहर भी कर सकते था ना मंगलाचरण, ग्रंथ में लिखने की क्या चाहिए। दूसरा प्रश्न आया, उसका समाधान क्या दिया विनीत, शिष्य को शिक्षा मिले इसके लिए, ठीक है ना। तो शिष्य शिक्षा यही ग्रंथे निबद्धम मंगलम निबद्धम, मतलब ग्रंथ में मंगल का निबंधन किया, ग्रंथ में मंगलाचरण को लिखा, ठीक है ना। समझ में आ गया? दो प्रश्न दो उत्तर, ठीक। ये सब बातें याद रखनी, मैं आपको सरल भाषा में बता दे रहा हूँ। आप लोग टीका देखेंगे यदि तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं अभी ज्यादा, क्योंकि टीका को पंक्ति से पढ़ाना तो उचित बात भी नहीं है, क्योंकि उसमें हो एक दिया जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर टीका चलती है तो टीका के अनुसार फिर विचार होगा, उसके एक एक शब्द को बताना पड़ेगा। इसलिए मूल ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, है ना। जब एक बार थोड़ा संज्ञा प्रकरण का और बाकी आगे का थोड़ा प्रकरण का अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा ना, इसी तरह एक एक बात को समझ करके, जैसे आप लोगों ने आज जाना कि अस्मत् पद की शक्ति कहाँ है, युष्मत् पद की शक्ति कहाँ है, फिर मंगलाचरण क्यों किया गया तो ठीक है भले किया गया, लेकिन ग्रंथ में क्यों किया गया, ऐसे सब बातों को जान लेंगे ना जब एक आध महीने में, फिर उसके बाद जब टीका ग्रंथ पढ़ने के योग्य हो जाएंगे। अभी टीका सीधे पढ़ने में थोड़ी आप लोगों को बहुत समस्या होगी, थोड़ी नहीं बहुत होगी, क्योंकि पूरा मतलब एक नई ओर से ही जाएगा वो, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस तरह से आप लोग, मैं बातें आपको पूरी बताऊंगा, ये नहीं है कि मैं आपको कुछ मतलब टीका में लिखा है उसमें से कुछ बात छोड़ के बोलूंगा, ऐसा तो मैं करने वाला नहीं हूँ। लेकिन टीका को पंक्ति से अभी पढ़ना आप लोगों के लिए अभी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। नहीं। हाँ तो चलिए इसी तरह, लेकिन व्युत्पत्ति आएगी, इसी तरह से क्रम से पढ़ते जाइए, छोटी छोटी बातें, तो अच्छा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक। अब दूसरी बात एक ध्यान दीजिए कि ग्रंथ के आदि में कोई भी ग्रंथ हो तो उसके आदि में क्या करना चाहिए, अनुबंध कहना चाहिए। अनुबंध आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, किसी ने शब्द भी नहीं सुना होगा। विनीत, किसको कहते हैं अनुबंध? अनुबंध चतुष्टय कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो अनुबंध चतुष्टय होता है, तो अनुबंध चतुष्टय मतलब 4 अनुबंध है। कितने अनुबंध है? 4 अनुबंध है। अब वो तो कौन कौन है वो सब तो बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि भाई अनुबंध किसको कहते हैं, है ना। पहले ये तो समझे कि अनुबंध होता क्या है।
अनुबंध किसको कहते हैं, है ना। ये देखिए, ये जो आपको अभी मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसके शुरुआत में ये सब बातें आएगी। चाहे तर्क संग्रह पढ़े, चाहे मुक्तावली पढ़े, चाहे और भी कोई बड़ा से बड़ा ग्रंथ पढ़ ले, उसमें ये सब बातें शुरुआत में आएगी ही आएगी। जैसे मंगलाचरण की 2-3 बातें कही, और अस्मत् युष्मत् शब्द की, क्योंकि कोई ना कोई मंगलाचरण में युष्मत् शब्द होगा, अस्मत् शब्द होगा, कुछ तो होगा ना। अहम करोमि होगा, मया क्रियते होगा, कुछ होगा, ठीक है ना। तो उसमें ये सब बातें आई। तो अभी अनुबंध की बात हम लोग कर रहे थे। तो अनुबंध चतुष्टयी ग्रंथ की आदि में सब कोई को बताना चाहिए, है ना, हर किसी को बताना चाहिए अनुबंध चतुर। अब अनुबंध है क्या, तो अनुबंध देखिए, अनुबंध सीधे शब्द से अर्थ देखना हो ना सरल भाषा में, तो देखिए अनु मतलब क्या होता है, सामान्य आप लोग समझ सके इसलिए बता रहा हूँ तोड़ के, वरना ऐसे नहीं बताते। अनु मतलब क्या होता है, पश्चात। अनु मतलब क्या होता है, ठीक है ना। विष्णु हो पश्चात अनु विष्णु कहते हैं ना, विष्णु हो पश्चात अनु विष्णु। तो अनु का अर्थ क्या आता है, पश्चात आता है ना, और कोई भी अर्थ आए तत्त प्रसंगों में, लेकिन अनु का अर्थ विष्णु पश्चात होता है कि नहीं होता, होता है। तो अनुबंध में अनु है, तो अनु का अर्थ क्या हो गया, पश्चात। इतना आया कि नहीं आया। तो उसका मतलब क्या, किसके पश्चात, स्व अपने स्वज्ञानोत्तरम, मतलब स्वज्ञान के पश्चात। देखिए ऐसे लिख लीजिए, अपने पुस्तिका में लिख लीजिए, अनु बराबर पश्चात, इतना लिखिए, लिखा जी। उसके बाद लिखिए स्वज्ञानोत्तरम, स्वज्ञानोत्तरम, लिखा। सब लोग पुस्तक साथ में ही रखेंगे पढ़ते समय, ठीक है ना। स्वज्ञानोत्तरम बध्नन्ति, क्या बध्नन्ति, बध्नन्ति बराबर कर दीजिएगा प्रवर्तयन्ति, बध्नन्ति, ब फिर ध आधा, नंती, बध्नन्ति, बध्नाति कहते हैं ना उसका बहुवचन, बध्नन्ति क्या बनता है, बध्नन्ति, उसी के बराबर कर दीजिए प्रवर्तयन्ति, ठीक हुआ ना। अब आपको सामान्य रूप से समझ में आ गया। स्वज्ञानोत्तरम बध्नन्ति प्रवर्तयन्ति इति अनुबंधाः, इति अनुबंधाः कर दीजिएगा। स्वज्ञानोत्तरम बध्नन्ति बराबर प्रवर्तयन्ति इति अनुबंधाः, ठीक है ना। मतलब अपने ज्ञान के उत्तर, अपने ज्ञान के पश्चात जो बध्नन्ति मतलब प्रवर्तयन्ति, प्रवृत्त कराते हैं, ऐसे जो है वो अनुबंध कहते हैं, उसको अनुबंध कहते हैं। मतलब जिसके ज्ञान के बाद प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। जो अनुबंध क्या करते, देखिए अनुबंध का ज्ञान आपको हो जाएगा ना, तो आपकी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी। जब आपको अनुबंध का ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है, होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अभी वो अनुबंध क्या है ये सब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे प्रवृत्ति होगी, और अनुबंध क्या क्या है उसको समझेंगे तब आ जाएगा। अभी अर्थ समझिए सामान्य रूप से, जिसके ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है उसे अनुबंध कहते हैं, ठीक। अब इससे सरल नहीं हो सकता, ये अंतिम कर दिया। चलिए, जिसके ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है उसको अनुबंध कहते हैं, ठीक है ना। तो किसके ज्ञान के, ये अनुबंध के ज्ञान के पश्चात ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है, वही अनुबंध है, ठीक है ना। वो अनुबंध कौन कौन है, तो सीधे पहले समझिए अनुबंध। अब लिख लीजिए अनुबंध कौन कौन, ये भी लिख लीजिए। अनुबंधो नाम, लिख लीजिए, अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ठीक है ना। इसको इसी तरह से याद रखेंगे। अनुबंधो नाम
अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। क्या लिखा ओ किशन बताओ। अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। हाँ 4 आ गई इसमें। यस कर पाओगे चारों को अलग बोल दो। 4 एक एक करके। कौन 4 है? अधिकारी हाँ विषय संबंध और प्रयोजन। प्रयोजन ये 4 हो गए आपके। अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। ठीक है ना। तो बहुवचन में प्रयोजनानि कर दिया। प्रयोजन शब्द नपुंसकलिंग के लिए सबका नपुंसकलिंग में चला तो प्रयोजनानि ये 4 है। ये चारों क्या है आपके अनुबंध पद से बोध है। अनुबंध कहने से ये चारों का बोध होता है। ठीक है ना। अब देखिए अब इसको समझिए। देखिए आप अधिकारी सबसे पहले आया। अधिकारी तो सबसे पहले कोई भी ग्रंथ हो है ना उसके पहले आपको ये जानना पड़ता है इसका अधिकारी कौन है भाई। ये जानना पड़ेगा ना। कैसे ही किसी भी ग्रंथ को पढ़ने चलेंगे। मान लीजिए आप 8वीं 9वीं कक्षा में पाठशाला में प्रविष्ट हुए व्याकरण पढ़ने के लिए तो आप जाके क्या सीधा महाभाष्य निकालते हैं लाइब्रेरी में जाके हैं सीधा जाके मतलब उलट देंगे पूरा महाभाष्य पढ़ दिए मैंने पढ़ लिया। ऐसे पढ़ते हैं कि पहले जानेंगे कि भाई इसको कौन पढ़ सकता है। होता है कि नहीं होता। पहले अधिकारी जानना पड़ता है ना कि भाई इसका अधिकारी कौन है। भाई थोड़ा सिद्धांत कौमुदी जान लिया फिर कुछ मतलब अष्टाध्यायी का ज्ञान हो गया ऐसा ऐसा हो गया बाद में वो आदमी महाभाष्य पढ़ सकता है। ऐसा होता है ना। हाँ तो ये अधिकारी बात समझ में आई। मतलब ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी कौन है तो अधिकारी का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है। जी ठीक है ना। आप मतलब मान लीजिए कोई आपके गांव में या तो आपके नगर में कहीं पर भी कोई मान लीजिए साइंस की कोई एक बड़ी कॉलेज है स्कूल है कुछ भी है वहां जाके आप क्या साइंस की पुस्तकें पढ़ने लगते हैं। नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि उसका अधिकारी कौन है या पहले आपको पता होना चाहिए ना है ना। आपको पता है कि उसका अधिकारी मैं नहीं हूँ मैं नहीं पढ़ सकता भाई वो लिख देगा कुछ तो मुझे कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ेगा है ना। उसका अधिकारी तो वही है कि जो 8वीं से 9वीं से पढ़ा वही अधिकारी है ना उसी विषय को। तो अधिकारी का ज्ञान होना सबसे जरूरी है कि नहीं है पहले किसी भी ग्रंथ का। तो जैसे आप लोग तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें भी अधिकारी तो होता है ना कि इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो पता चला अधिकारी का ज्ञान जरूरी है ना। अधिकारी का ज्ञान जरूरी है कि नहीं है। जब अधिकारी का ज्ञान हो जाएगा और आपको पता चल जाए कि हाँ मैं इसको पढ़ने का अधिकारी हूँ तब आप क्या करेंगे उसको पढ़ने में प्रवृत्त होंगे। यदि आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इसको पढ़ने का अधिकारी नहीं हूँ है ना। अभी आपको अद्वैत सिद्धि आस में थमा दी जाए तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप कहेंगे अरे मैंने वेदांत सारी नहीं पढ़ा है तो क्या अद्वैत सिद्धि पढ़ूंगा है ना। तो अधिकारी का ज्ञान होना जरूरी है कि इसका अधिकारी कौन है फिर मैं हूँ कि नहीं हूँ ये सब विचार चलता है। ठीक है ना। तो अधिकारी ये आया प्रथम पता चला। तो अधिकारी का ज्ञान होने पर ही क्या होता है ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है। बिना अधिकारी को जाने की प्रवृत्ति हो जाती है क्या नहीं होती है ना। तो ये सबसे पहला आया अधिकारी। एक अनुबंध समझा आपने। एक हो गया। दूसरा क्या है विषय। विषय हाँ ये भी जरूरी बात है। ठीक है ना। विषय विषय मतलब क्या कि भाई कोई भी ग्रंथ है तो उसका विषय क्या है उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है उसमें किस चीज को समझाया गया है तो उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है समझना पड़ेगा ना। ये जानना पड़ेगा ना। अब आप मान लीजिए कहीं लाइब्रेरी में गए तो वहाँ हजारों पुस्तकें पड़ी रहती है तो किसी सब पुस्तकों को खोल खोल के पढ़ने लगते हैं क्या कि आपको जानकारी होगी कि इसमें ये विषय है। मान लीजिए आप गए वहाँ पर कोई भी अच्छी पुस्तक है चाहे वो स्टोरी की हो कुछ भी हो चाहे कि लघु सिद्धांत कौमुदी है तो आपको पता है कि भाई इसका विषय क्या है ना। समझना पड़ेगा ना तभी तो आपकी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी।
कि भाई हाँ इसमें व्याकरण के शब्दों की सिद्धि बताई गई है, कौन शब्द साधु है, कौन शब्द असाधु है, ये सब चीजें इस लघु सिद्धांत कौमुदी में बताई गई है। ठीक है ना, तभी तो आपकी उसमें प्रवृत्ति होगी। तो विषय को जानना पड़ेगा ना पहले, कि बिना विषय जाने आप मतलब करने लगते हैं। नहीं विषय को जानना। ठीक है ना, आप भी पहले दिन जब पाठशाला में पढ़ने गए तो वहां पर पहले दिन बताया होगा ना कि व्याकरण में ये चीज होती है, व्याकरण क्या है, उसका विषय क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी का विषय क्या है। पहले फिर आपको उस समय ज्यादा कुछ पल्ले न पड़ा हो, लेकिन इतना तो समझ में आया होगा कि कोई शब्द की सिद्धि की बातें कर रहे हैं। है ना, तो विषय, मेरा तात्पर्य क्या है, विषय। तो कोई भी ग्रंथ का विषय क्या है ये जानना जरूरी होता है ना। जब आप जानेंगे कि इस ग्रंथ का यह विषय है, तभी आपकी उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होगी ना। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो विषय, दूसरा अनुबंध पता चला। तो विषय का ज्ञान होने पर ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती? तो एक विषय हो गया। ठीक, पहला आया था क्या? अधिकारी आया था। दूसरा विषय। बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। जी एक ही वो बोल रहा है, बाकी लोग सब कहाँ चले गए? चलिए ध्यान दीजिए, ना समझ में आए तो पूछिए, कोई कठिन बात नहीं है। तो दो समझ में आया? यश? हाँ समझ में आया। चलिए, तो अधिकारी और विषय हो गए। फिर कौन आया? संबंध। संबंध देखना पड़ता है, संबंध का ज्ञान भी जरूरी है। ठीक है ना, मतलब आपका ग्रंथ का पढ़ने वाले का और ग्रंथ का भी संबंध होता है ना, कि भाई क्या संबंध है। वरना कहते मुझे क्या उससे लेना देना भाई, उसको मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा कहते हैं ना। है ना, ऐसा होता है ना। कभी भी आपको इसको पढ़ कहे कि अरे वो पढ़ लो ना तुम, कहेंगे अरे उससे मुझे क्या लेना देना, उससे मुझे क्या करना है ना, ऐसा कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि संबंध वो नहीं है आपका उसके साथ। जब आपको संबंध, ग्रंथ के साथ संबंध का ज्ञान हो जाएगा, ये आपका मतलब अध्येता का, कोई भी हो, फिर आप भी हो सकते, कोई और भी हो सकता है। अध्येता और ग्रंथ का संबंध क्या है, कि क्या संबंध होता है। जैसे एक संबंध में आपको बताऊं, बोध्य बोधक संबंध। क्या? बोध्य बोधक भाव संबंध। क्या है? बोध्य बोधक भाव संबंध। अरे विनीत, क्या है? बोध्य बोधक संबंध। बोध्य बोधक भाव संबंध। देखिए, बोध्य बोधक दो चीज है। तो बोधक मतलब क्या? जो बोध कराने वाला हो उसको क्या कहेंगे? बोधक कहेंगे। और जो बोध कर रहा है उसको क्या कहेंगे? बोध्य कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए अध्येता और ग्रंथ दो चीज है, उसमें बोध्य कौन है और बोधक कौन है? एक किशन बताओ तुम। बोधक ग्रंथ है और अध्येता बोध्य है। बोध्य है ना। बात समझ में आए कि नहीं आए? बोध्य बोधक भाव संबंध। इस तरह से जब आपको पता चल जाए कि भाई वो ग्रंथ से मुझे कुछ बोध हो सकता है, वो ग्रंथ बोधक होगा, मैं बोध्य, है ना, इस तरह का संबंध जब ज्ञान हो जाएगा कि भाई इस ग्रंथ से मुझे कुछ ज्ञान होगा, मैं कुछ जान पाऊंगा, ठीक है ना, ये कुछ मुझे इस ग्रंथ से कुछ ज्ञान मिलेगा, तब आप उस ग्रंथ में अध्ययन प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया संबंध। ठीक हुआ। तो संबंध में भी एक और ध्यान दीजिए। संबंध में एक तो आप लोगों को बताया किस किस के बीच में संबंध, एक तो अध्येता और एक ग्रंथ के बीच में, ये दोनों के बीच में संबंध। एक कहा ना, किसके किसके बीच में? एक अध्येता मतलब जो पढ़ने वाला है उसका, और ग्रंथ का। ये दोनों के बीच का संबंध मैंने बताया ना। एक ये संबंध, संबंध में भी और होता है। देखिए, एक ये संबंध, फिर दूसरा संबंध ग्रंथ का, एक ग्रंथ का और ग्रंथ के साथ दूसरा किसका? तो ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है, ग्रंथ का जो विषय है, वो दोनों के बीच का भी संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है और उस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ हो गया उसका, और उसका जो विषय है, ठीक है ना, उसका विषय क्या है? शब्द सिद्धि। संक्षेप में यदि बोलना हो
तो उसका क्या है, शब्द सिद्धि, रूप सिद्धि, यही उसका विषय है ना। तो वो दोनों के बीच में भी कोई संबंध होना चाहिए ना, उसके विषय और वो ग्रंथ के बीच में कौन संबंध होगा वो दोनों के बीच में? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा। लिख लीजिए, कौन संबंध होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य, ध्यान दीजिए कोई गलत उच्चारण कर रहा है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा। क्या होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा। देखिए, इसमें एक ग्रंथ जो होता है ना, वो प्रतिपादक होता है। प्रतिपादक मतलब क्या? प्रतिपादन करने वाला, उसको कहेंगे प्रतिपादक। तो ग्रंथ होगा कि नहीं होगा? वही तो प्रतिपादन कर रहा है किसी भी विषय का, ठीक है ना। और वो जो विषय है ना, शब्द सिद्धि, रूप सिद्धि, जो भी विषय है किसी भी ग्रंथ का, वो विषय क्या हो जाएगा? प्रतिपाद्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्रतिपाद्य, मतलब जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? प्रतिपाद्य कहेंगे। ठीक हुआ? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। तो उन दोनों के बीच में भी संबंध, वरना कहेंगे अरे रूप सिद्धि देखनी है तो तर्क संग्रह का क्या काम? कहते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। यदि आपको रूप सिद्धि समझनी है तो तर्क संग्रह से उसको क्या लेना देना? क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तर्क संग्रह का और रूप सिद्धि शब्द सिद्धि का। है क्या? नहीं है ना। तो रूप सिद्धि शब्द सिद्धि के लिए आप तर्क संग्रह का अध्ययन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि वो विषय जो आप कह रहे हैं उसका और वो ग्रंथ का कोई संबंध नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो उत्तर में जा रहा है, वो दक्षिण में जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रंथ का और उसका जो विषय है उसका संबंध ज्ञान जरूरी है कि ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। मतलब प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है कि नहीं है, ये ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? सब लोग समझ रहे हैं कि हूँ कर रहे हैं केवल? समझ रहे? गौरव समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। हाँ, इस तरह वहाँ पढ़ाना है सब लोगों को भाई, जयपुर में है ना, पढ़ाओगे ना? हाँ, वहाँ पढ़ाओ यार, 5-6 लोगों को इस तरह से जो व्याकरण मतलब पढ़ने की इच्छुक हो। अधिकतर तो वहाँ शायद साहित्य चलता है, क्या चलता है वहाँ? हाँ, साहित्य व्याकरण सब चलता है, मतलब मुख्य साहित्य का है। साहित्य अधिकतर लोग लेते हैं उधर। तो देखो कोई बात, लेकिन व्याकरण वाले भी तो होंगे। हाँ, तो ऐसे वहाँ भी पढ़ाओ तुम, है ना। केवल पढ़ने से ये सब चीजें नहीं होती। और ये सब लोग जो अभी ये पोरबंदर वाले सब लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी, किशन, यश, आप लोगों को भी वहाँ जाके पढ़ाना है सबको, है ना। अभी 2-3 महीने बाद तो खुलेगा ना, तो वहाँ जाके सब छोटे बच्चों को, 9वीं वाले को, 10वीं वाले को, सबको पढ़ाना है ना। तो तभी तो बढ़ेगा आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। तो ये हो गया। तो क्या बता रहा था मैं आपको? संबंध का बात बता रहा था। तो संबंध का ज्ञान जरूरी है कि नहीं है? फिर चाहे वो संबंध ग्रंथ का और अध्येता का हो, चाहे वो ग्रंथ का और विषय का हो, किसी का भी संबंध हो, है ना। संबंध ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? तभी तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति जरूरी है, ठीक है ना। तभी तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी। तो ये हो गया। कितने हो गए यश? 3 हो गए। कौन बच गया? प्रयोजन बच गया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। प्रयोजन तो आप लोगों को भी पता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य नमंदो भी प्रवर्तते, ठीक है ना। ये पंक्ति लिखनी और लिख लो, याद ही होगी प्राय सबको। ना याद हो तो लिख लीजिए। प्रयोजनम अनुद्दिश्य नमंदोपि प्रवर्तते। फिर से एक बार, प्रयोजनम अनुद्दिश्य नमंदोपि प्रवर्तते। ठीक हुआ? इसका मतलब क्या है कि भाई बिना प्रयोजन के, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मतलब बिना प्रयोजन के कोई पगला आदमी हो ना, पागल आदमी है ना, वो भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है जी। मतलब आप कोई पागल आदमी हो ना,
तो आप एक चेक कर लीजिए अपने गांव में कोई हो तो, है ना। हमारे यहाँ नहीं है आपके गांव में यदि कोई है तो जाके देख लीजिएगा एक बार, है ना। कि वो पागल आदमी को कहिए कि वहां जाके आओ, तो जाएगा वो? नहीं जाएगा। ऐसा कहो वहाँ आम बट रहे, वहाँ आम लेने जाओ, तो जाएगा। है ना। यदि उसको खाने हो तब, यदि वो खा के उठा है तो उसको नहीं खाना तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपने आम खाया तो दौड़ने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसको प्रयोजन जब समझ में आएगा कि हाँ वहां जाने का कुछ लाभ है, तभी वो उसमें प्रवृत्त होगा। कि नहीं होगा? जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे और वो पागल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक ही तरह के होते, समझते नहीं बात, है ना। तो वो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी देखिए आप, मान लीजिए कोई 3-4 साल का लड़का है ना, उसको कहेंगे ना आप कि अरे उधर जाओ तो वो करके आओ, तो मतलब कुछ भी इधर घूम के आओ, तो नहीं जाएगा वो। उसको कहोगे वहाँ खिलौना पड़ा है, तो तुरंत देखिए वो छोटा बच्चा भी तभी जाएगा, चलो उधर कुछ खिलौना मिलेगा तो तुरंत दौड़ के जाएगा, है ना। तो प्रयोजन उसने भी देखा कि क्या प्रयोजन, वहां जाने का क्या लाभ है, फालतू में वो भी नहीं जाता है भाई। तो कोई बड़ा आदमी, आप लघु सिद्धांत जैसा ग्रंथ, फिर चाहे सिद्धांत कौमुदी जैसा इतना विशिष्ट बड़ा ग्रंथ, है ना, इसको पढ़ने के लिए बिना प्रयोजन के कौन प्रवृत्त हो सकता है ना। होगा कोई नहीं होगा, है ना। इसमें प्रयोजन बहुत दिखाने पड़ते, तब जाके प्रवृत्त होता है। एक प्रयोजन से तो काम भी नहीं चलता। तो मुझे उससे मतलब नहीं है। प्रयोजन ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति तभी होगी। हालांकि कोई भी कार्य में, मैं तो अभी चूंकि ग्रंथाध्ययन की बात चल रही है, लेकिन कोई भी कार्य में बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती है ना। तो अभी चूंकि प्रकृत में ग्रंथाध्ययन है, इसलिए मैं ग्रंथाध्ययन बार बार कह रहा हूँ। तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति कराने के लिए प्रयोजन का ज्ञान जरूरी है कि नहीं है? है ना। आप व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्त हुए कि नहीं हुए? तो आपको कुछ प्रयोजन ज्ञान हुआ होगा ना पहले, कि भाई इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मतलब शब्द सिद्धि, पूरा संस्कृत के शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा। फिर व्याकरण पढ़ने के बाद मैं कोई भी ग्रंथ पढ़ूंगा तो मुझे सरलता से समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे प्रयोजन आप लोगों को भी तो पता चले होंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आपका प्रयोजन कि भाई मैं जो परीक्षा में काम आएगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस शास्त्र को जीवित रखूं, कोई भी प्रयोजन हो। प्रयोजन से हमारा कोई आपको वो नहीं है, ठीक है ना। तो प्रयोजन का ज्ञान जरूरी है कि नहीं है, मुझे इतना बताइए ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होने के लिए। जरूरी है। तो ये चारों का ज्ञान जरूरी है। ये अभी तक आपने कहा कौन 4 विनित? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चारों का ज्ञान जरूरी है। ये चारों का जब ज्ञान हो जाएगा तभी आदमी की किसी भी ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होगी। ये बात समझ में आई? जी हाँ, समझ में आ गई। हाँ, अब मैंने आपको कुछ कहा था, अनुबंध किसे कहते हैं? तो जिसके ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। तो अभी हमको दर्शन बताएगा किसके ज्ञान के पश्चात किसी भी ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है, बताओ। कौन सा ज्ञान हो जरूरी है? अनुबंध के ज्ञान के अरे थोड़ा अपना कुछ पास में रखो ना, फोन वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, वो कुछ पास में लगाओ ना यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? बात नहीं है, आवाज तो मेरे को तो आ रही है। चलिए बोलो फिर। ठीक है, आप ठीक है? बोलो उत्तर बोलो। अनुबंध के ज्ञान के पश्चात, हेलो, एक ही अनुबंध में चारों है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। हाँ ज्ञान के हाँ, तो ये तो बोला ना, किस के ज्ञान के, प्रश्न क्या पूछा गया उसके अनुसार उत्तर दो ना गौरव, तुम उत्तर दो। किस के ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है?
अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन के ज्ञान के पश्चात ग्रंथादि में प्रवृत्ति। हाँ, अधिकारी ज्ञान के पश्चात, वही फिर विषय ज्ञान के पश्चात, फिर संबंध के ज्ञान के पश्चात और प्रयोजन के ज्ञान के पश्चात। ये चारों का ज्ञान जरूरी है कि नहीं है? पहले तो इस चारों का जब ज्ञान हो जाएगा तभी तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है ना। तो विनित किसके किसके ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है? अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन के ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो जिसके पश्चात, जिसके ज्ञान के पश्चात हो रही है उसी को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध से कौन कौन आएगा अब? अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ठीक है ना, प्रयोजन, इतने इसी के ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तो जिसके ज्ञान के पश्चात ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध का अर्थ समझ में आया सब लोगों को? कैसे ही मुंडी हिला रहे? भार्गव समझ में आया? जी समझ में आया। मेरा प्रश्न ये है, हाँ बोलो, कि पहले अधिकारी के ज्ञान से पहले प्रयोजन का ज्ञान मालूम होना चाहिए ना? अरे सबका, हम उसमें कोई क्रम नहीं दे रहे। एक मिनट रुको, हमारा कोई उसमें क्रम में वो नहीं है। ये वेदांत सार की पंक्ति है, अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। वही पंक्ति मैंने आपको लिखा दी ताकि कभी भी वेदांत सार पढ़े तो इतना आपको याद न करना पड़े, अभी याद हो जाएगा। बाकी कोई श्लोकात्मक भी ऐसा आता है तो संबंधाधिकारी ऐसा करके श्लोक भी है। तो कोई क्रम में हमारा वो नहीं है आग्रह कि पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य चारों का ज्ञान होना चाहिए तभी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होगी। इतना समझ में आया? बस यही हमारा कहना है। और कुछ पूछना है? चलिए, तो विनीत समझे ना? अधिकारी कौन है इसका? हैं? अभी वो बताने वाला हूँ। अभी उसको बताना है प्रकृत ग्रंथ के अध्ययन में, मतलब यहाँ पर कौन अधिकारी है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है पढ़ने का, और संबंध क्या है, ये बताने वाला। उसमें घबराइए। लेकिन अभी पहले अनुबंध को तो समझिए, उसी में आप लोग इधर उधर हो रहे हैं। अनुबंध समझे कि नहीं समझे? अनुबंध किसको कहते हैं? ठीक, चलिए, तो वही आपको मैंने लिखाया था। स्वज्ञानोत्तरम बध्नन्ति बराबर प्रवर्तयन्ति इति अनुबंधाः। ठीक है ना? स्वज्ञानोत्तर मतलब अपने ज्ञान के पश्चात, है ना? अधिकारी ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, संबंध ज्ञान, विषय ज्ञान, इस ज्ञानों के पश्चात बध्नन्ति प्रवर्तयन्ति, इस ज्ञान, अपना ज्ञान मतलब अधिकारी का ज्ञान हो जाए तभी तो वो प्रवृत्त होता है पुरुष। ठीक है ना? तो ये जो जिसके ज्ञान के पश्चात वो हो रहा है, अध्ययन में प्रवृत्ति हो रही है, उसी को क्या कहेंगे? अनुबंध कहेंगे। ठीक है ना? अब मैं समझता हूँ कि आप लोग अब अनुबंध का लक्षण समझ पाएंगे। ठीक है ना? अब अनुबंध का लक्षण समझ पाएंगे। अनुबंध का लक्षण मैं आपको लिखाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? क्या है अनुबंध का लक्षण? ग्रंथाध्ययन, लिखते जाइए सब लोग साथ में, याद करना है सब चीजें। ग्रंथाध्ययन विषयक, सब साथ में ही लिखना है, पूरा जोड़ के ही, इसमें कुछ तोड़ना नहीं है, बीच में जगह नहीं छोड़नी। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति, प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। क्या हुआ? ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। विनीत से सब लोग बोलना चालू करेंगे। विनीत बोलो फटाफट।
भैया मैंने नहीं लिखा, वो ऐसे आया था कोई मेरे बोलने में। क्या एक बार लिखा है, वापस लिखा है ना। पगला आदमी है तो बड़ा ध्यान दो यार, जब वो बोलते हैं उस समय ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई मतलब वो नहीं है, पाठ सब साथ में चल रहे हैं तो सबके साथ में चलना आता है, तभी रहो इसमें, वो नहीं है। ठीक है। वो दूसरे बोलो, किशन बोलो तुम, ये क्या मतलब लगाया? ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। बहुत अच्छे, यस बोलो है, लिखते जाओ साथ में तुम। अब मैं नहीं बोलूंगा, ये सब मत बिगाड़ो व्यवस्था को। यस बोलो, धीरे धीरे बोलो, वो लिख पाए साथ में। ग्रंथाध्ययन, ऐसे तो बोलो। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। ये हुआ ठीक। ओके दर्शन बोलो तुम। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। गौरव यदि ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। यही करण। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। ओ बोलो महाराज जी, बोलिए महाराज जी, आगे एक नहीं आए? आगे हम आगे हम। बोलिए बोलिए जी, ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। बहुत अच्छे। ओ विनीत बोलो अब। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। बहुत अच्छे। भार्गव जी बोलिए। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। और कोई है? बच गया कोई? सब आ गए? आगे चलिए, तो ये है आपका लक्षण। अब देखिए, अब इसको समझिए, बहुत सरल है। आप लक्षण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यही आपको याद रखना है। ठीक, देखिए, ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति मतलब क्या? ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति जी, प्रवृत्ति होगी ना, प्रवृत्ति का कोई विषय होगा तो ग्रंथाध्ययन विषय नहीं प्रवृत्ति, मतलब ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति, ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्ति। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन विषय का प्रवृत्ति, ये हो गया। उसका कारणीभूत, उसमें कारण कौन कौन ज्ञान है ये विनीत बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति हो रही है किसी भी अध्येता की, तो उसके कारण भी कारणीभूत ज्ञान, उसका प्रयोजक ज्ञान कौन कौन ज्ञान होंगे, मतलब किसका किसका ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन के ज्ञान। ठीक है ना? तो ऐसा बोलो ना, अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंध ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, ऐसे बोलना नहीं आता है। ये सब क्या लगा रखा है? अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन ज्ञान। एक एक ज्ञान करो ना, 4 ज्ञान हो रहे हैं। ठीक हुआ? फिर से एक बार, ग्रंथाध्ययन विषय का जो प्रवृत्ति, मतलब ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्ति, किसकी? अध्येता की प्रवृत्ति, अध्येता की होगी, है ना? वो कोई घड़ा तो पढ़ने आ नहीं जाएगा, है ना? तो अध्येता की जो प्रवृत्ति, उसका प्रयोजकीभूत जो ज्ञान, प्रयोजकीभूत मतलब अभी समझिए कारणीभूत जो ज्ञान, उसमें कारण कौन कौन ज्ञान है? यस बताओ। कहाँ चला गया यस? निकल गए क्या वो यश और वो दोनों? किशन जुड़े हुए हैं। तो यश बोलो तुम, किशन तुम बोलो। अधिकारी ज्ञान, विषय का ज्ञान, संबंध का ज्ञान और प्रयोजन का ज्ञान। प्रयोजन का ज्ञान, ये क्या है? ये सब ज्ञान क्या है? ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति के प्रति कारण है, प्रयोजक है। प्रयोजक मतलब अभी सामान्य रूप से अर्थ समझिए कारण है, ठीक है ना? कारण है, तो धीरे धीरे उसका आता जाएगा, लेकिन प्रयोजक मतलब अभी समझिए कारण है। तो कारणीभूत ज्ञान कौन कौन हुए विनय? अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंध ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन ज्ञान, ये सब क्या हुए? ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हुए। ज्ञान हुए कि नहीं हुए? अब दूसरी बात, एक बात ध्यान दीजिए,
एक बात ध्यान दीजिए, जैसे घट का ज्ञान है ना, हाँ घट का ज्ञान है बराबर। घट के ज्ञान जो है वो ज्ञान का कोई विषय होता है, ज्ञान का कोई मतलब किसका ज्ञान है। आपको कोई पूछेगा, आप कहेंगे मुझे ज्ञान है, तो आपको पूछा है किसका ज्ञान है, तो आप क्या कहेंगे, घट का ज्ञान है, मतलब घड़े का ज्ञान है, ऐसा कहेंगे ना। जी जी। तो ज्ञान का विषय कौन हुआ, घट हुआ, ठीक है ना। पटक ज्ञान है, मान लो पटक ज्ञान है, तो किशन बताओ पटक ज्ञान का विषय कौन होगा, पट होगा, ठीक है ना। फिर मान लीजिए आश्रम का ज्ञान है, मतलब किसी मठ का ज्ञान है आपको, तो मठ के ज्ञान का विषय कौन होगा, भार्गव, मठ होगा, ठीक है ना। गौरव, किसी पुस्तक का ज्ञान है, तो ज्ञान का विषय कौन होगा, पुस्तक होगा ना। तो जिसका ज्ञान है वो उस ज्ञान का विषय वही विषय हो जाएगा, ठीक है ना। अब अनुबंध ज्ञान है, सब लोग बताएंगे, पहले विनीत बताएगा। अनुबंध का ज्ञान है तो उस ज्ञान का विषय कौन होगा, अनुबंध। ठीक। उसमें अधिकारी का ज्ञान है तो उसका ज्ञान का विषय कौन होगा, अधिकारी, ठीक है ना। फिर ये किशन तुम बताओ, यदि संबंध का ज्ञान है तो ज्ञान का विषय कौन होगा, संबंध होगा। फिर विषय का ज्ञान है तो उसका विषय कौन होगा, विषय ही होगा, विषय ही होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। विषय का ज्ञान है तो उसका विषय है, ठीक है ना। चलिए, सब विषय हो रहा। तो उसके बाद आया प्रयोजन। अब गौरव तुम बताओ, प्रयोजन का ज्ञान है तो उसका विषय कौन होगा, प्रयोजन होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, ज्ञान करके कौन कौन ज्ञान आए थे, प्रयोजक ज्ञान करके, अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, ये सब ज्ञान आए थे ना, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान करके, ठीक है ना। इस ज्ञान के विषय कौन कौन होंगे, 4 ज्ञान आप बोले, तो ज्ञान के विषय भी 4 होंगे, कौन कौन होंगे, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, यही 4 होंगे ना, ठीक है ना। और विषयत्व किस में जाएगा, विषय ये है तो विषयत्व किस में जाएगा, विषय मतलब किस में जाएगा, यहाँ पर अधिकारी, प्रयोजन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यही तो अनुबंध है, यही तो अनुबंध है। तो इसमें लक्षण चला गया ना, चला गया। अरे आपने अनुबंध का लक्षण किया था, है ना। तो अनुबंध का लक्षण अनुबंध में ना जाना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपने पृथ्वी का लक्षण बनाया, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, क्या बनाया, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। तो गंधवत मतलब गंधवती कौन होती है, पृथ्वी होती है। गंधवत तो किस में जाएगा भार्गव, पृथ्वी में जाएगा ना। तो ठीक है ना, पृथ्वी का लक्षण बना रहे तो पृथ्वी में जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर आपने अनुबंध का लक्षण बनाया था। अनुबंध 4 है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो जब अनुबंध का लक्षण बना रहे हैं तो अनुबंध ये 4 में जाना चाहिए ना, लक्षण को जाना चाहिए। किशन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ समझ रहा हूँ। हाँ। तो ग्रंथाध्ययन विषय, फिर से एक बार घटा रहा हूँ लक्षण को। देखिए, अनुबंध का लक्षण पृथ्वी का लक्षण करते हैं तो किसमें जाना चाहिए, पृथ्वी में जाना चाहिए। घट का लक्षण करते हैं तो घट में जाना चाहिए। पट का लक्षण करते हैं तो पट में जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो अब आप उसका लक्षण कर रहे हैं, अनुबंध का लक्षण कर रहे हैं, तो विनीत किस में जाना चाहिए लक्षण को, अनुबंध में, है ना, अनुबंध में जाना चाहिए ना। तो लक्षण को घटाइए, लक्षण को घटाना है आपको, वहां ले जाना है। कैसे जाएगा, देखिए, ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति होती है कि नहीं, मतलब ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति, ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति हो गई। उस प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, प्रयोजक ज्ञान मतलब कारणीभूत जो ज्ञान, मतलब कारण जो ज्ञान। तो प्रवृत्ति में कारणीभूत ज्ञान कौन कौन ज्ञान है, अनुबंध, चतुष्टय। गधे एक एक बोला ना, ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंध ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। हाँ, ऐसा बोलना नहीं आता गधा, अनुबंध 4 का ज्ञान बोल रहा है। 4 बोलो अलग अलग, अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंध ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान।
प्रयोजन का ज्ञान, यही ज्ञान हो गए प्रयोजक ज्ञान करके। इसका विषय कौन होगा किशन? इसका विषय अनुबंध चारों का। ला बोलो सब मतलब भरे ही। अरे बोलो ना, नाम बोलने में कौन सा नानी मर रही है? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। ये क्या हो गए? ज्ञान के विषय हो गए। विषयत्व हम किसमें जाएगा? अधिकारी हाँ इसी में जाएगा। तो लक्षण घटा कि नहीं घटा? अनुबंध चारों में गया कि नहीं गया? तो ये अनुबंध का लक्षण हो गया। सब लोगों को याद रख। किसको याद हो गया देखते चलिए, किस किस को याद हो गया लक्षण? मुझे याद हो गया। बोलो तुम। मुझे ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम। हाँ देख के नहीं बोलना है, याद हो गया मतलब आंखें बंद करके बोलना है। ए बोलो किशन, तुमने कहा था ना हो गया, बोलो। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम। बहुत अच्छे, इसी तरह से याद हो जाना चाहिए। भार्गव बोलो। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम। हाँ ये हो गया। महाराज जी आप बोलेंगे। जी, ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम। चलिए बहुत अच्छे। और बाकी विनीत बोलना आएगा कि नहीं बोल पाओगे? नहीं अभी नहीं आएगा। लगभग दो साथ में आ जाना चाहिए। ये क्या मतलब है? तो पगले आदमी है भाई, इतनी बार बोला गया याद नहीं हुआ अभी तक। तुरंत याद होना चाहिए साथ ही साथ में। शाम कुछ नहीं आता है, शाम को पता नहीं जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे। अभी बोल दो तो खत्म हो जाए किस्सा कहानी, है ना? अरे रहोगे, मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। मैं ये कह रहा हूँ तुरंत याद हो जाना चाहिए, इसने में तात्पर्य। ठीक। और यश कहाँ चला गया? यश तो आया ही नहीं। हाँ मैं आ गया। कहाँ चले गए थे? लघु शंका करने। मेरा म्यूट हो गया। म्यूट हो गया तो म्यूट मत किया करो। बोलो क्या लक्षण हुआ? ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम। बहुत अच्छे, बस इस तरह से होना चाहिए, है ना? 1 2 3 4 5 बार तो फिर याद हो ही जाना चाहिए। कितनी बार बुलाया? और जब फिर आप समझ गए, ना समझे होते तब तो चलिए ये सब समझ में नहीं आता क्या प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान कह रहे हैं। लेकिन जब समझ गए पदार्थ को तब तो केवल दिमाग में सोचते जाना है कि ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, अर्थ समझते जाए और बोलते जाए तो निकल जाएगा लक्षण। चलिए कोई छूटा हो? दर्शन बोलो तुम। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम। गौरव नहीं बोलेगा? जी बोल रहा हूँ। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। अब बोलो विनीत। ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम। हाँ हो तो गया। देख के बोले कि ऐसे बोले? ना बोला। अच्छा बिना देखे बोले। चलिए अच्छा, इसी तरह याद होना चाहिए। सब लोग हो गया? चलिए इतना पाठ लगा के आइए भाई, 10:30 बज गया, समय हो गया है। अच्छी तरह से पाठ लगाइए, अनुबंध को अच्छी तरह से जानिए। ये अभी समझ लिया ना आप लोगों ने? एक बात ध्यान दीजिए, ये मत समझिएगा केवल अनुबंध में ही आधा घंटा चला गया। अभी समझ लिया ना तो आप दुनिया में कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसके आदि में अब आपको अनुबंध के विषय में कोई संशय नहीं रहेगा, है ना? तो ये सब तो इसी तरह से समझते जाए। चलिए बढ़िया पाठ लगा के आएंगे कल अच्छी तरह से सब लोग, जैसे लगाए थे वैसे ही। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वाक्य